तो एक बार फिर हम बात करेंगे रूस, यूक्रेन और दोनों के बीच की जो लड़ाई है, उसके बाद जो हालात जो हो गए हैं, जो तीसरा वर्ल्ड वॉर साफ-साफ दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ खलबली मची है। ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, सब ने अपनी-अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं कि अगर रशिया आगे इसके आगे बढ़ता है, लड़ाई आगे करेगा और ये वर्ल्ड वॉर वाली स्थिति जब बनेगी, तो वो कैसे उसको झेलेंगे, कैसे उसका सामना करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो दिख रही हैं, पूरी दुनिया दिख रही है और उसका रिएक्शन साफ-साफ मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बोर्ड पे लिख दिया गया है थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थिति जो सबसे भयानक विस्फोटक स्थिति अभी हो चुकी है, जो अब लग रहा है कि किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। रशिया पर जिस तरह से अटैक यूक्रेन ने किया, इसके बाद रशिया का रुकना तो नामुमकिन है, रशिया तो रुकेगा नहीं। हालाँकि जो दोनों दोनों पक्षों के बीच जो बात हुई है, सीज़ फायर के लिए बात हुई है, उसमें रशिया ने ऐसे कंडीशंस रख दिए हैं जो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन को कभी वो एक्सेप्टेबल होगा। रशिया ने कहा है कि भैया हमें कुछ रीजन जैसे खार्किव और क्रिमिया जो कि अभी रशिया के कब्ज़े में है, उसको ऑफ़िशियली यूक्रेन मान ले कि वो रशिया का हो गया, और खार्किव जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल हैं यूक्रेन के लिए, वो कहता है कि रशिया को दे दो। इस तरह के हालात में लग नहीं रहा कि बात कहीं बन रही है, और रशिया जानबूझ करके ऐसे टर्म कंडीशन डाल रहा है कि यूक्रेन मानेगा नहीं, और यूक्रेन मानेगा नहीं तो रशिया तो अटैक करेगा ही करेगा। ये अगर हम जो इस समय ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है इसको देखें, तो ये पुतिन के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। एक तरफ वो डोमेस्टिक फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हुँ। उनको उनके हथियार जो हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। यूक्रेन जो है ड्रोन हमला करता है जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। हुँ। रूस के लिए एक बड़ा सदमा था। रूस जो कि सबसे बड़ा शक्ति था एक समय, लेकिन वो पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ जंग नहीं जीत पा रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। सब तरफ से उन पे हमले जारी हैं। नाटो उन पे हमला कर रहा है, ब्रिटेन उन पे हमला कर रहा है और अमेरिका तो उन पे हमलावर है ही। हुँ। ये जो समय चल रहा है, ये रूस के लिए सबसे सेंसिटिव समय है। रूस अब क्या करेगा, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन सबकी नज़र है अरुण, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें लग रहा है कि सिर्फ यूक्रेन से लड़ाई नहीं हो रही है। अगर रशिया की 3 साल से जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन से नहीं हो रही, बल्कि उसके पीछे खड़े हैं नाटो के देश, अमेरिका। अदरवाइज़ यूक्रेन जैसे देश की इतनी, मेरे ख्याल से इतनी सक्षम थे ही नहीं कि वो इतने आर्म्स कहाँ से उनको मिले, इतने पैसे उनको कहाँ से लड़ने के मिल रहे हैं। ज़ाहिर है कंधा तो यूक्रेन का है, लेकिन उसके पीछे से अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री लड़ रही थी। लेकिन आपने जो बात कही कि रशिया कमज़ोर पड़ रहा है, दबाव में, देखिए दबाव में तो होगा, आप कहाँ आपका सामना होना है वैसे देशों, 57 ऐसे देश जो बिल्कुल शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, सक्षम हैं, उनसे उनका मुकाबला होना है। तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है, लेकिन जो रशिया का पूरा जो पुराना इतिहास रहा है और जो तमाम चीज़ें रही हैं, अगर रशिया यहाँ पर अगर बैठ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, तो रशिया भी खत्म हो जाएगा। और आपने कई बार सुना भी होगा, पुतिन का सुना भी होगा कि जब रशिया ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाकी दुनिया क्या। एक तो बड़े खतरे की बात ये भी, अगर ये कहते हैं कि रशिया जब कमज़ोर पड़ेगा, उसको लगेगा कि वो इनसे लड़ाई नहीं जीत पाएगा, उसके पास तो न्यूक्लियर वॉर भी, न्यूक्लियर हथियार है, उसका इस्तेमाल कर सकता है वो। मैं अब यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, ये पिछले 3 साल जो है यूक्रेन ने पूरी दुनिया को एक नई चीज़ बताई है। हुँ। वो नई ये चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशनल आपके वेपन थे, हुँ। टैंक, बड़े-बड़े हथियार, हुँ। आर्मर्ड गाड़ियाँ, हुँ। वो कुछ काम के नहीं है। आपके $100-200 के ड्रोन जो हैं, वो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनको रोकना आपके लिए असंभव होगा, ऑलमोस्ट असंभव होगा। हुँ। और यूक्रेन की इस बात के लिए भी तारीफ़ करनी होगी कि यूक्रेन ने जहाँ दूसरे देशों से मदद ली, वहीं अपने यहाँ कई स्टार्टअप को भी जन्म दिया, हुँ। जो कि ड्रोन और बाकी नई टेक्नोलॉजी में, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी करने में लगे हुए हैं। हुँ। और ये पूरी दुनिया जो है पूरी दिलचस्प तरह से देख रही है। हुँ। जब से ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, हुँ। रूस के साथ जो है वो ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया हुँ। एक अलग गुट बन चुका है, और हुँ। बाकी दुनिया एक अलग गुट में है। कुछ देश जो हैं वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए उन्हें किस तरफ जाना है, लेकिन आप देखें मोटा-मोटा दुनिया 2 खेमों में बँट चुकी है। नहीं, 2 खेमों बढ़ चुकी है। जिन देशों का आपने नाम लिया है, ईरान, चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया, इनमें एक कॉमन चीज़ क्या है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं। ये चारों जिन जिन देशों का आपने नाम लिया है, इनका इमेज ऐसा रहा है कि चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। अगर इनको जिस दिन लगेगा कि इन पे अगर इनके अगर अस्तित्व पे खतरा आ गया, तो ये उल्टा, वो देख नॉर्थ कोरिया की बात कर लीजिए, उसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है। चाइना आपका हो गया, ईरान जो कि किसी भी तरह से अमेरिका रोकने की कोशिश कर रहा है कि ईरान वो परमाणु हथियार ना बना पाए, लेकिन कब तक रोक पाएगा? इस जिस तरह का भी दुनिया का वो सिस्टम चल रहा है, जो वो है, वहाँ भी नहीं रोक पाएगा। तो अगर 4-5 ऐसे खतरनाक देश जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हो, जी। और अगर वो अलग-थलग पड़ेंगे, तो दुनिया पे खतरा, बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। रहेगा। 2 ही रास्ते हैं, या तो लड़ाई को बंद करा दी जाए, एक ऐसी सहमति बने जो कि लंबा हो चले, जो कि बनती दिख नहीं रही है। और अगर ये 4-5 कंट्रीज़ अगर अलग-थलग पड़ जाते हैं, और अगर बाकी अगर एक तरफ आ जाते हैं, तो ये और विस्फोटक हालात है ये तो। इसमें इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ईरान ने इस युद्ध का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। हुँ। ईरान ने इस युद्ध का, जब से यूक्रेन शुरू हुआ, हुँ। अपनी डोमेस्टिक हथियार इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार इस्तेमाल किया। हुँ। अपने ड्रोन से लेके और भी छोटे-मोटे हथियारों को लेके उसने कई रूस के नज़दीकी देशों में अपनी ड्रोन फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई,
आज रूस जो है पूरी तरह से ड्रोन के लिए ऑलमोस्ट पूरी तरह से ईरान पर निर्भर है, और ईरान जो है वो रूस ये यूक्रेन वॉर जो है इसको एक लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसको लगता है कि कल अमेरिका उस पर हमला करेगा, इजराइल उस पर हमला करेगा, तो इस युद्ध से सीखे हुए सबक उसको वहां काम आएंगे। हमें यहाँ इस चीज में भी देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, कम होने के नाम पर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक नया फ्रंट भी खुला हुआ है, इजराइल भी इस सबको शांति से देख रहा है। कब तक इजराइल शांति से बैठेगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। और वहाँ हो गया, आप इजराइल ईरान की बात कर रहे हो, अमेरिका ईरान की बात कर रहे हो, रशिया और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हो, लेकिन एक फ्रंट यहाँ भी एशिया में खुल चुका है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान की, ऐसा नहीं है कि भी खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंधु जारी है और पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। तो ये दुनिया में अगर 3 इस तरह के फ्रंट खुले हुए हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो सब शामिल हैं। अगर आप देखा जाए तो इससे कोई बच नहीं सकता, इसे कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि आज जिस तरह से बातें आ रही हैं कि ब्रिटेन में जिस तरह की चिंता आ रही है, जर्मनी जिस तरह की चिंता कर रहा है, उसको पता है कि रशिया का जो कैरेक्टर रहा है, रशिया का जो पास्ट रहा है, वो बैठने वाला नहीं है। तो खतरे की घंटी यूक्रेन नहीं हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्री पहुंच चुकी है। तो जाहिर है कि जब इस तरह के हालात बनेंगे तो फिर और बाकी बचा क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर की जब हम बात करते हैं तो इसमें बचा क्या? जब इतनी सारी कंट्री इन्वॉल्व हो गई, अगर ये वॉर इस तरह से हुआ, अगर रशिया ने यूक्रेन के अलावा भी किसी यूरोपियन कंट्री पे किया, तो जाहिर है अमेरिका को भी मैदान में कूदना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं अभी भी ये मानता हूँ कि पूरा विश्व जो है वो तीसरे युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है। एक छोटी सी चिंगारी जो है तीसरे युद्ध की कभी भी शुरुआत आपको लगता नहीं कि चिंगारी तो इसने लगा दी? यूक्रेन जिस तरह से अटैक किया है, सिस्टमेटिक किया, मेरा ये मानना है कि घंटी वहीं बज गई है। अब यहाँ से अगर हम ये बात कर रहे हैं, अब तक तो लगता था कि हम बातें करते थे, आशंका होती थी, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया और वो हमले के बाद जो रशिया बौखलाया हुआ है, रशिया को जितना नुकसान हुआ है, वो मुझे लगता है कि ट्रिगर पॉइंट यहीं पर, ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ से, जहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध का रास्ता जो है खुल गया है। और अगर हम देखें तो पुतिन के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। अब पुतिन क्या करे? क्या वो यूक्रेन जैसे देश के सामने झुक जाए? क्या वो जर्मनी के सामने झुक जाए? क्या वो पोलैंड के सामने झुक जाए? छोटे छोटे देश जो है उसको आंखें दिखा रहे हैं और नाटो को जो है आमंत्रण दे रहे हैं कि उनको शामिल हो जाएं और रूस के लिए चुनौती खड़े करें। अब रूस के सामने चुनौती ये है कि वो क्या करें। क्या वो अमेरिका का जो है आधिपत्य स्वीकार कर ले, अमेरिका को एक ग्लोबल सुपर पावर मान ले? क्या वो जो है शांत बैठ जाए? क्या वो दुनिया भर में अपना हथियारों का बाजार जो उसे खत्म होने दे, इसी तरह से खत्म होने दे? क्या जो उन्होंने सालों से बात बनाई थी वो खत्म होने दे? मुझे लगता नहीं कि पुतिन ऐसा कभी भी होने देंगे, और कोई भी ऐसा कदम उठाएंगे, कोई भी ऐसा बड़ा कदम वो कभी भी उठा सकते हैं जो कि पूरी दुनिया को सदमे में ला देगा। वही बात है कि देखिए, आप जो बात बता रहे हो कि अगर रशिया यहाँ पर पीछे हटता है, आगे नहीं बढ़ता है, तब तो चाहते ही हो तो पूरा खत्म हो गया, फिर तो अस्तित्व रशिया कैसे खत्म हो जाना है? तो रशिया को भी पता है कि उसका अस्तित्व तभी तक बना रहेगा जब इस लाइन से आगे जाएगा वो, जिसके लिए वो तैयार भी है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, रशिया को काफ़ी नुकसान होगा भी, अभी भी नुकसान काफ़ी हुआ जिस तरह यूक्रेन ने किया है। अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती है, अगर सारी यूरोपियन नेटो कंट्री अगर एक साथ होते हैं तो रशिया का नुकसान होगा। लेकिन रशिया फिर भी, इसके बावजूद रशिया की इतनी ताकत है, रशिया ये है कि उनको चुनौती तो दे ही सकता है। इसके अलावा जब बात आप कह रहे हैं कि चीन और ईरान और नॉर्थ कोरिया, वो भी कब तक बैठे रहेंगे? जब उनको भी ज़रूरत पड़ी तब उनको भी पता है कि रशिया को अकेला छोड़ देंगे तो फिर ये इनका अगली बारी इनकी आएगी। ये कल संकट उनके दरवाजे पे भी आना है। हाँ, वो ये घूम फिर करके चीजें वो जो पोल है वहां पे आना ही आना है। और हालात इतने विस्फोटक हो गए हैं कि अब किसी दिन, अभी जैसे हम आज बैठे हैं, हमें कल पता चलता है कि कल किसी दिन अटैक हो गया या परसों अटैक हो गया, इस तरह के हालात बन गए अभी। वो ऐसा दिन नहीं है। कल भी जिस तरह से रशिया ने कीव पे हमला किया, बहुत भयानक हमला किया है। अब कीव में हमला करने का मतलब उसने संकेत तो दे ही दिया है कि उसका इरादा क्या है। और इसमें एक बात और भी है, जेलेंस्की चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना उनके लिए बेहतर है। उनका देश तो बर्बाद हो ही चुका है, वो चाहते हैं कि रूस जितनी जल्दी खत्म हो, सब तरफ से हमलों से खत्म हो, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। हाँ, वही दिख रही है। और शायद आप जेलेंस्की की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि अमेरिका की जिस तरह से शक्ति है, जिस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ उनका जो जा रहा था, तो अमेरिका को भी लगने लगा था कि जो महाशक्ति का टैग है उसका बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस चीन चैलेंज कर रहा है, चीन जिस तेजी से बढ़ा, भारत को बढ़ते देखा अचानक डोनाल्ड ट्रंप का जो दिमाग हुआ है, खासकर जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की शक्ति, सैन्य शक्ति देख करके, और जो मॉडर्न वॉर में जो भारत का जो डोमेस्टिक में जिस तरह से आपने डोमेस्टिक उसकी बात की, हथियारों की बात की है, जिस तरह से भारत ने डेवलप किया है, उसे पूरी दुनिया हैरान है कि भारत के पास ऐसा था नहीं। ये ऐसा नहीं था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरह से भारत ने घर बैठे बैठे पाकिस्तान को जो मारा है, जिस तरह से मारा, जिससे यूक्रेन ने घुस करके ड्रोन से मारा, भारत ने बैठे बैठे यहाँ से मारा है, सब कुछ किया है। भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया, खासकर चीन और पाकिस्तान के अलावा बाकी देशों के लिए भी चौंकने वाली बात थी कि भारत ने इतना शानदार शक्ति प्रदर्शन कैसे करा। भारत की सेना जो थी लगातार यूक्रेन युद्ध के बाद से सारे डेवलपमेंट देख रही थी, क्लोज देख रही थी। उनको पता था कि कभी ना कभी ऐसी स्थिति आएगी, और उन्होंने ड्रोन पर खास तौर पर फोकस किया, और जो पाकिस्तान के ड्रोन है उनको नाकाम करा, और अपने ड्रोन से कई बार हमले वगैरह करे, सफलतापूर्वक हमले करे। भारत ने जो है यूक्रेन युद्ध से काफी सबक सीखे हैं, और भारत भी तैयारी कर रहा है। हमारे कई आर्मी चीफ कहते रहे हैं कि भारत की जब भी लड़ाई होगी
तो टू फ्रंट वार होगी, और भारत टू फ्रंट वार के लिए हमेशा से तैयार रहा है। तो वही बात है कि भारत ने पहले यूक्रेन से पहले भी सीखा और शायद इस बार भी सीखेंगे कि किस तरह से यूक्रेन ने जो हमला किया है रशिया के ऊपर, वो भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत भी हमेशा भारत पे अटैक होता रहा है। भारत अटैक पहले करता नहीं, भारत अपने को डिफेंड करता है। तो जो पूरा जो माहौल अभी बन चुका है, ये वर्ल्ड वॉर की जो स्थिति दिख रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, इसका कोई कंट्रोल कहीं दिख नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है पूरा वो। तो ये कब भभकेगा, कब इसकी जो आग है वो चारों तरफ फैलेगी, अब वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है। तो बड़ी चिंता की बात है, और अब इसमें अब क्या होगा, इस सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।